मेरे सभी प्यारे साथियों, नमस्कार। कुमार पीसीएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत धूमधाम के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर अभी हाल ही में जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि हम जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। और जो हमारा आज का ये वीडियो है ये उस सीरीज का 7वां वीडियो है। सो अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो पहले प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें, राइट। सो जो हमारा आज का टॉपिक है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो एक्चुअली क्या है। ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो प्रजाति यानी स्पीसीज़, और मेनली इसमें हमको 4 स्पीसीज़ को डिस्कस करना है। वो है स्थानिक, कीस्टोन, आक्रामक और संकेतक। सो हमने इसमें जो पहले स्थानिक स्पीसीज़ है उसको डिस्कस कर लिया है पहले वाले वीडियोस में। और जो हमारी आज का जो डिस्कशन है हमारा, उसमें हमको मेनली 3 स्पीसीज़ को डिस्कस करना है। वो पहली है कीस्टोन, और फिर है आक्रामक, और तीसरी है संकेतक। तो समझते हैं कीस्टोन स्पीसीज़ को और कि ये एक्चुअली क्या है। तो पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। और डेफिनेशन ये है कि ऐसी प्रजाति जो अपनी मौजूदगी वाले समुदाय में एक वृहद प्रभाव रखती है, और जब यह प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो अन्य प्रजातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। यानी कि जो दूसरी प्रजातियां हैं वो इस कीस्टोन प्रजाति पर आप कह सकते हैं कि निर्भर होती हैं, राइट। अब इसको हम समझते हैं अपने एक एग्जाम्पल से। सो इस जो हमारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो मुझे लगा वो है डूरियन ट्री। और इस पेड़ के बारे में आप जानते हैं कि ये जो डूरियन ट्री है ये वेस्टर्न घाट का एक एंडेमिक ट्री है, राइट। सो जो ये वृक्ष है आपका डूरियन ट्री, इस पे कुछ जो इसके फ्रूट्स होते हैं, ये फ्रूट्स बहुत सारे इंसेक्ट्स को यानी कि कीड़े, छोटे छोटे कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये जो कीट पतंगे इनको खाने के लिए या इनका भोजन करने के लिए बहुत सारे बर्ड्स या चिड़ियाएँ इस पेड़ की ओर आकर्षित होती हैं यानी कि आती हैं, राइट। फिर बहुत सारे जो रेप्टाइल्स हैं वो इन चिड़ियों को खाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए इस पेड़ पे आते हैं, राइट। फिर आप जानते हैं कि जो यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर जो मंकीज़ पाए जाते हैं वो इस पेड़ को अपना निवास बनाते हैं, यानी कि जो दिस इज़ अ हैबिटेट फॉर मंकीज़ आल्सो, राइट। और दूसरा आप जानते हैं कि इस इकोसिस्टम में जो यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं, वो उनको ये एक्चुअली मालूम होता है कि इस पेड़ के आसपास बहुत सारे जीव जंतु आते हैं और पक्षी भी आते हैं और बहुत सारे दूसरे टाइप के एनिमल्स आते हैं। सो उनका भोजन बनाने के लिए, उनको अपना शिकार बनाने के लिए यहाँ पर टाइगर भी जो है इस पेड़ के आसपास आते हैं, राइट। तो अगर अब इस पेड़ को यानी कि डूरियन ट्री को इस इकोसिस्टम से हटा दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि इससे जुड़े हुए जो और सारे आपकी स्पीसीज़ हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हो या बर्ड्स हो, राइट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो भी निगेटिवली अफेक्टेड होंगे। सो आप देख रहे हैं कि एक अगर कोई भी दूसरी एक पार्टिकुलर स्पीसीज़ विलुप्त हो रही तो बहुत सारे चांसेस हैं कि अन्य स्पीसीज़ जो है वो भी विलुप्त हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कीस्टोन स्पीसीज़। और इसका एक जो दूसरा बहुत सरल सा एग्जांपल है वो है वुल्फ, जिसे आप भेड़ कहते हैं। आप जानते हैं कि जो भेड़ है वो मेनली उनका जो भोजन है वो क्या है, उनका जो मेन भोजन है जिसे वो शिकार अपना बनाती है वो है डियर। और अगर डियर की संख्या अगर घट रही है तो इसका मतलब ये है कि जो डियर है उनका भोजन भी घट रहा है, यानी उनका भोजन प्लांट्स और ये जितनी भी शाकाहारी या फूल पौधे या पत्तियां ये सब होते हैं ये हिरन का मुख्य भोजन है। सो अगर इनमें इनकी संख्या में कमी आ रही तो हिरन की संख्या में भी कमी आएगी उनकी, राइट। और जब हिरन की संख्या में कमी आएगी सो जो भेड़िए हैं या वुल्फ है इनकी संख्या में भी कमी आएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर एक स्पीसीज़ निगेटिवली अफेक्टेड हो रही है तो उससे रिलेटेड जितनी और भी स्पीसीज़ है वो भी निगेटिवली चेंज हो रहे हैं, आप कह सकते हैं कि विलुप्त के होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कीस्टोन स्पीसीज़। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, वो ये है कि रॉबर्ट टी पेन यानी कि एक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने ही ये कीस्टोन स्पीसीज़ का कंसेप्ट दिया। तो यहाँ पर आपको इसको जॉट डाउन करना चाहिए कि जो रॉबर्ट टी पेन है ये एक्चुअली कौन थे और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, राइट। अब हम देखते हैं आगे जो हमारा जो इस टॉपिक का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है इंडिकेटर स्पीसीज़, जिसे आप संकेतक प्रजातियां कहते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन फिर समझते हैं अपने एग्जाम्पल से। सो ये
ये पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति एक संवेदी सूचकांक होती हैं, और यानी कि ये पर्यावरण के बारे में हमें कुछ बताती हैं। दूसरा, ये प्रजातियां हमें उन समस्याओं की पूर्व चेतावनी देती हैं जो अन्य प्रजातियों को संभावित रूप से प्रभावित कर सकती हैं, राइट। फिर इन्हें जो है प्रहरी या रक्षक प्रजाति भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस संकेतक प्रजाति से जुड़ा हुआ। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, स्पेशली वनडे एग्जाम्स में, कि प्रहरी या रक्षक प्रजाति किसे कहा जाता है। सो संकेतक प्रजाति आपका जवाब होगा, राइट। अब इसको हम समझते हैं अपने एग्जाम्पल से। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है लाइकेन। अगर लाइकेन की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकुलर रीजन में एसिड रेन बहुत ज़्यादा हो रही है, और एसिड रेन ज़्यादा हो रही है तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो सही नहीं है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें वातावरण को बहुत दूषित कर रही हैं। सो इसी वजह से जो है एसिड रेन हो रही है, राइट। सो ये जो है लाइकेन हमारे इन्वायरमेंट को एक प्रकार से अलर्ट कर रहे हैं, हम सबको अलर्ट कर रहे हैं, और ये हमें सूचना दे रहे हैं किसकी, इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन के बारे में, राइट। आगे आप देखते हैं कि इसका जो अगला एग्जांपल है वो है बाघ, यानी कि जिसे आप टाइगर कह सकते हैं। अगर इनकी संख्या घट रही है तो उसका मुख्य रीज़न ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि जो इनका मुख्य भोजन है यानी कि हिरन, उनकी संख्या घट रही है, राइट। सो ये इंडिकेट कर रहे हैं। अगला आप देखते हैं कि जो सांप है, अगर इनकी संख्या घट रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मेढक की संख्या भी घट रही है, और मेढक की संख्या घट रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो दूसरे छोटे कीट पतंगे हैं जो मेढक का भोजन है उनकी संख्या भी घट रही। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि एक स्पीसीज़ जो है वो पार्टिकुलर किसी दूसरी स्पीसीज़ के बारे में हमें बता रही कि एक्चुअली उनके बारे में हमें सूचना पहुँचा रही कि उनमें जो है नेगेटिवली चेंजेस आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ इंडिकेटर स्पीसीज़। अब हम देखते हैं आक्रामक, यानी जिसे आप इन्वेसिव स्पीसीज़ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई ऐसी प्रजाति जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जो उसका मूल स्थान नहीं है, यानी कि कोई ऐसी स्पीसीज जो अपने पार्टिकुलर रीजन से या पार्टिकुलर आप कह सकते हैं कि मूल निवास से बाहर किसी दूसरे स्थान पर एंटर करती है, सो उसको हम आक्रामक स्पीसीज़ या विदेशज स्पीसीज़ भी कहते हैं, राइट। और ये किसी दूसरे स्थान पर अपनी संख्या तेज़ी से बढ़ाती है। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये न सिर्फ एंटर करते हैं किसी दूसरे क्षेत्र को, बल्कि वहाँ पर अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ा लेती हैं। और ये जानबूझकर भी किया जा सकता है। कई सारी स्पीसीज़ को अगर हम किसी दूसरे पार्टिकुलर रीजन पर ला के उनको वहाँ पर जगह दे देते हैं, सो वो आक्रामक स्पीसीज़ का काम करेंगी, राइट। अब हम देखते हैं जो हमारा अगला छोटा सा एक आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इकोटोन का। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि एक्चुअली इकोटोन का मतलब क्या होता है। सो इट इज़ अ ट्रांजिशनल एरिया ऑफ वेजिटेशन बिटवीन टू डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, राइट। मतलब कि दो किन्हीं क्षेत्रों के बीच में, ये आप कह सकते हैं कि दो बायोम्स के जो बीच का जो संक्रमण का क्षेत्र होता है उसको ही इकोटोन कहा जाता है, राइट। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मार्शलैंड, जिसे आप दलदली भूमि भी कहते हैं। और इसको अगर सरल भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो वो ये है कि अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हैं तो आप अगर अपने खेत जाते हैं, फील्ड्स जाते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि आपके खेत में पानी पहुंचाने के लिए, सिंचाई के लिए एक छोटी सी नाली बनी होती है, पतली सी, और जिसके एक साइड में आप देखते हैं कि पेड़ पौधे, आप कह सकते हैं कि कोई भी फसल लगी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि मान लीजिए धान लगे हैं, राइट। तो उस जो खेत है और दूसरा आप जो नाली बनी है जिससे पानी पहुंचाया जा रहा है, इन दोनों के बीच का जो एरिया बच रहा है, जिसे आप संक्रमण वाला क्षेत्र कह सकते हैं, सो उसको ही इकोटोन कहा जाता है, राइट। इसको हमने यहाँ एक डायग्राम से बना रखा है, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं वेरी इजीली। एक आपका जो है बायोम है, बायोम नंबर 1, जिसे हमने ग्रासलैंड माना है। दूसरा बायोम है आपका बायोम नंबर 2, जिसे हमने फॉरेस्ट माना है। सो इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन वाला एरिया होगा उसी को ही इकोटोन बोला जाएगा, यानी कि दिस वन, ओके, दिस इज इकोटोन, राइट। अब हम देखते हैं इस जो इकोटोन है इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कई बार पूछा जाता है और मुझे जानना भी चाहिए, हम सबको जानना भी चाहिए, वो है एज इफ़ेक्ट। एज इफ़ेक्ट क्या होता है? सो एज इफ़ेक्ट कुछ नहीं, आप मान लीजिए कि दो बायोम्स हैं, बायोम नंबर 1 एंड बायोम नंबर 2। मान लीजिए बायोम 1 में जो है 3 कोई स्पीसीज़ हैं, आप पेड़ पौधे मान सकते हैं, एनिमल्स मान सकते हैं, राइट। उनकी नंबर मान लीजिए 3 है, कोई भी आप 4 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं। दूसरा बायोम है
बायोम नंबर 2 जिसमें कुछ स्पीसीज़ हैं, उसमें भी आप पेड़ पौधे मान सकते हैं, एनिमल मान सकते हैं, राइट। इनकी भी कुछ संख्या आप निर्धारित कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 मानी है, यानी कि दोनों बायोम्स में जो इनकी संख्या है वो 3 है। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं, जो इनका ये एक ट्रांजिशन वाला, जहाँ जिसे आप इनका बॉर्डर एरिया कह सकते हैं, और बॉर्डर एरिया की एक ख़ास विशेषता ये होती है कि ये वही रीजन होता है जहाँ से दोनों क्षेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसी जगह पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, राइट। तो जो ये इनका बाउंड्री वाला रीजन होता है, यहाँ पर इनकी संख्या में जो चेंजेज आते हैं उसको एज इफेक्ट बोला जाता है। और आप देखते हैं कि पहले बायोम में 3 थी और दूसरे में इनकी संख्या भी 3 थी, लेकिन यहाँ पर 9 हो रही। 9 क्यों हो रही? क्योंकि अगर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं तो ये जनन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो इनकी संख्या में या कम्युनिटी में या पॉपुलेशन में जो चेंजेज आते हैं, इसी को ही एज इफेक्ट बोला जाता है। यानी कि चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर that occur at the boundary of 2 or more habitats is termed as age effect, right. So this is all about age effect related to ecotone. So ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो यहीं तक था, और ये ना बल्कि आज का टॉपिक था, बल्कि जो हम सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, और इस सीरीज़ में हमने चुना था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के हमें जो कुछ विशेष टॉपिक्स लगे थे, हम उनको यहाँ डिस्कस कर रहे थे। और अब जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। मुझे लगा था कि इन टॉपिक्स को स्टूडेंट को एकदम क्लियर करना चाहिए, एकदम अच्छे से जानना चाहिए, तो हमने जो है उनको यहाँ पर समझने का प्रयास किया। और अब हम आगे जो वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे वो किसी अन्य सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम अभी तक के जितने वीडियोस डिस्कस किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप बताएं ज़रूर कि आप कैसा फील कर रहे हैं। मुझे अवगत ज़रूर कराएं कि ये क्या आपको इससे लाभ हो रहा है। अगर हो रहा है तो प्लीज़ मुझे अवगत ज़रूर कराएं, राइट। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।